हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस 2024 और हम इसमें पड़ताल करेंगे कि अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन पार्टीज़, मोदी और बीजेपी की 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं। क्या वास्तव में विपक्ष मोदी का सामना कर पाएगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और उन मतदाताओं को खींचने की उन जैसी अपील अभी किसी और नेता की नहीं है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता संभाल रहे नेता हमेशा ही एंटी इनकम्बेंसी के डर में रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने गुजरात में 27 सालों की सरकार के बाद अगले 5 और साल के लिए रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि अभी भारत में बीजेपी ही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और वो अगले कुछ और सालों तक सत्ता में रहने का न सिर्फ इरादा रखती है बल्कि तैयार भी है। दोस्तों, मोदी लगातार 12 साल गुजरात में सत्ता संभालने के बाद दिल्ली आए थे और पिछले 8 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं। कोरोना महामारी के बाद बीजेपी ने सबसे अहम राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीता है। इसके अलावा असम, गुजरात और गोवा में भी सरकारें बनाई हैं। गुजरात के चुनाव को मोदी ने अपने शासन पर जनमत संग्रह बना लिया था। उन्होंने अपने नाम पर वोट मांगे और एक तरह से वो गुजरात को अपने पर्यायवाची के रूप में पेश करते रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत को भारतीय राजनीति में ब्रांड मोदी और भी मजबूत होने के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों का आने वाले 2024 लोकसभा चुनावों पर असर हो सकता है। क्या इन नतीजों की वजह से विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 30 से अधिक रैलियां की, बार बार गुजरात को अपने आप से जोड़ा। उन्होंने गुजरात अस्मिता की बात की और मतदाताओं से खुद पर और बीजेपी पर भरोसा करने का आह्वान किया। गुजरात में जीत के बाद संबोधन करते हुए मोदी ने बार बार इस भरोसे का जिक्र किया। गुजरात चुनावों के नतीजों का एक सबसे बड़ा संकेत यही है कि ब्रांड मोदी अभी और भी मजबूत हो रहा है। दोस्तों, विश्लेषक मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के बीच भरोसा पैदा किया है और समय के साथ इस भरोसे को और अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाया है। राजनीतिक विश्लेषक और दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुजीबुर रहमान कहते हैं, इस समय प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड है और विपक्ष या बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आता जो उनकी जगह ले सके। दोस्तों, मोदी ने अपनी पहचान एक हिंदुत्ववादी नेता की बनाई है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व की सीमित नहीं रखा है, बल्कि वो आर्थिक विकास का मुद्दा भी उठाते रहे हैं जो मतदाताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, आने वाले चुनाव में भी बीजेपी ब्रांड मोदी को ही आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी। ये सवाल भी उठता रहता है कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन। ऐसे सवाल तब भी उठे थे जब कांग्रेस नेहरू के प्रभाव में थी, तब कहा जाता था कि नेहरू के बाद कौन। अब यही सवाल किया जाता है कि बीजेपी के बाद कौन। लेकिन जब बीजेपी वर्ष 1990 के दौर में संघर्ष से गुजर रही थी, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि बीजेपी से कोई मोदी जैसा नेता निकलेगा जो कद में इतना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आता जो ब्रांड मोदी की जगह ले सके। अभी बीजेपी में जो सक्रिय लोग हैं उनमें ऐसा कोई नहीं लगता जो मोदी की जगह ले सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को प्रकट तो करती है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर ही वोट नहीं मांगती है, बल्कि अपने मुद्दों के जरिए भी वह लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि ये कहना गलत है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की रणनीति पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दे भी उठा रही है। सबसे अधिक कामयाब वही योजनाएं हैं जो इन मुद्दों के इर्द गिर्द हैं। एक लाभार्थी वर्ग है जो बीजेपी के साथ कनेक्टेड महसूस करता है। बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व के दम पर नहीं बल्कि काम के दम पर भी कामयाबी मिली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे मुद्दों पर काम किया है
जिससे बीजेपी का आधार वोट और मजबूत हुआ है, जैसे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना या अयोध्या मुद्दे का समाधान करना। इस वजह से प्रधानमंत्री ने वैचारिक आधार पर भी लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है और वो ऐसे कल्ट फिगर बन चुके हैं कि हिंदुत्ववादी अब उन्हें सावरकर से भी बड़ा मानने लगे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत आगे निकल गए हैं। आज उनका अपना बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग भी है जो और बड़ा हो रहा है। बीजेपी ऐसे में अगला चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ेगी। दोस्तों, विश्लेषक मानते हैं कि ये बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत रही है, इससे उसे वोट तो मिल रहे हैं लेकिन इतने नहीं कि उसके दम पर ही सत्ता हासिल करती रहे। हालांकि सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आम जनता के बीच चुनाव को प्रभावित करने लायक मुद्दों को ले जा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, चुनाव पर मुद्दों का असर पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिमाचल में सरकार नहीं बदलती। दिल्ली एमसीडी में भी मुद्दों के आधार पर ही चुनाव हुआ है, लेकिन किन्हीं मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के लिए पार्टी की विश्वसनीयता होनी चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कुछ ठोस कर सकेगी। दोस्तों, मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने के लिए जो स्पष्टता और विश्वसनीयता चाहिए वो अभी नहीं दिखती है। विपक्ष मोदी पर हमला करता है और नाकाम हो जाता है। मोदी अब इन हमलों से निपटने में और इन्हें अपने हित में भुनाने में अभ्यस्त हो चुके हैं। विपक्षी दलों को समझना होगा कि भारतीय वोटर किस आधार पर वोट कर रहा है। दोस्तों, विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी उन्हें रावण कहा गया। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की रणनीति बुरी तरह नाकाम हो रही है। दोस्तों, विश्लेषक कहते हैं विपक्ष की एक और नाकाम रणनीति ये है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत आलोचना करते हैं, लेकिन मोदी ने अपनी छवि और कद को इतना बड़ा कर लिया है कि वो किसी भी तरह की आलोचना से परे है। विपक्ष को उनकी आलोचना करने से विपक्ष का अपना नुकसान अधिक होता है। मोदी अपने ऊपर होने वाले हमलों का भी अपने हित में इस्तेमाल कर लेते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि यदि विपक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देनी है तो प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना होगा और चुनाव को आम जनता से जुड़े मुद्दों पर ले जाना होगा। फ्रेंड्स, गुजरात में इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही दल बुरी तरह हार गए। हालांकि दोनों दलों का कुल मत प्रतिशत भी बीजेपी से कम है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत की एक वजह बिखरा हुआ विपक्ष भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगामी आम चुनावों में पहले विपक्ष एकजुट हो सकता है। दोस्तों, विश्लेषक को मानना है कि नीतीश कुमार ने इस बात का बीड़ा लिया है कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री की बात बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि भाजपा के हर उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अगर 1 to 1 चुनाव होगा, इसका क्या नतीजा होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बाकी राजनीतिक दल भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस फैसला कर ले तो हम भी अपना फैसला करें, लेकिन इस दिशा में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस अभी अपनी अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है। ऐसे विपक्ष कितना एकजुट होता है ये अभी आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, विश्लेषक कहते हैं कि मौजूदा हाल में विपक्ष बिखरा हुआ है और भविष्य में भी उसके एकजुट होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से 1989 में बीपी सिंह ने विपक्ष को एकजुट किया था, उस तरह से विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में विपक्ष एकजुट नहीं था और ना ही 2019 में हुआ, और वर्ष 2024 में भी विपक्ष के एकजुट होने की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। क्षेत्रीय दलों के अपने अपने मतभेद हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के एकजुट होने की संभावना कम ही नज़र आती है। जिस तरह लंबे समय तक कांग्रेस और इंदिरा गांधी को बिखरे हुए विपक्ष का फ़ायदा मिला, अब ठीक वैसा ही फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। विपक्षी दलों ने एकजुटता बनाने का प्रयास तो किया है, लेकिन इन प्रयासों को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है।
इसकी वजह बताते हुए विश्लेषक कहते हैं, विपक्ष अभी बिखरा हुआ है। एकजुट होकर लड़ने के जो फायदे होते हैं वो समझ अभी विपक्ष में नहीं बन पाई है। दोस्तों, एकजुटता बनाने के लिए हर दल को किसी न किसी तरह का त्याग करना होता है। अभी विपक्षी दल इस त्याग के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी अपनी क्षेत्रीय जमीन को बचाना चाहती है और अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनावों के नतीजों का एक सबसे बड़ा संकेत ये भी है कि इन नतीजों ने तीनों पार्टियों को संतोष करने के लिए कुछ ना कुछ दिया है। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एमसीडी से बाहर कर दिया है। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि जहां तक 2024 का सवाल है तो इन नतीजों से बहुत ठोस रूप में ये पता नहीं चलता है कि अगले आम चुनाव में क्या होगा, लेकिन गुजरात में जो नतीजे आए हैं उनसे बीजेपी की एक पार्टी के रूप में ताकत एक बार फिर स्थापित हुई है। फ्रेंड्स, गुजरात के नतीजे इतने बड़े होने की एक वजह ये भी है कि कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी को वॉक ओवर दिया है। कांग्रेस ने खामोशी से चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई जो बहुत बुरी तरह से नाकाम रही है। सवाल यही है कि क्या आगे भी कांग्रेस बीजेपी को वॉक ओवर देगी या अपनी रणनीति बदलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।